स्टार्ट करें बेटा। तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आप जिस टाइम देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लेना। आज जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, आपका 11th क्लास का वो लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम रहेगा ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स। अब क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट, सिलेबस का लास्ट चैप्टर होता है, तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जो बायो वाले बच्चे हो ध्यान से देखना, कहीं पे आप मेडिकल में गए या कोई भी और भी गए, मेडिकल में गए होगे तो आप हार्ट की रेट देखते हो तो वहां पे भी कुछ ऐसे वेव ऑक्सीलेट करती रहती हैं। ईसीजी करवाते हो, कार्डियोग्राफी कराते हो, या और भी अल्ट्रासाउंड में भी वेव चलती हैं कुछ चीज़ों की। हर जगह क्या है, वेव्स का कंसेप्ट है, और उस वेव्स को ही अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी स्टडी में काफ़ी नुकसान होगा। तो हम एक एक टॉपिक डिटेल में करेंगे। इस चैप्टर में जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, आपके फाइनल एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में कई क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक चीज़ें डिटेल में करेंगे बेटा, ठीक है? तो आराम से करना, टाइम बहुत है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेशंस। पहले में पढ़ने वाले हम ऑक्सीलेशंस। एक बारी थोड़ा सा पीछे की मेमोरी में जाएं तो मोशन पढ़ते हैं हम। मोशन के अंदर कितने टाइप का मोशन आप लोगों ने पढ़ा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम क्या बोलते थे? ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर, या पढ़ के आ चुके हो। अगर किसी को ध्यान नहीं तो अपनी सेकेंड यूनिट में जाना, काइनेमेटिक्स में, वहां से पढ़ लेना। दूसरे टाइप का मोशन हो सकता है, कोई बॉडी सर्कल में घूम सकती है, सर्कुलर मोशन। यस और नो? तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर। अच्छा, कुछ ऐसा सा ही सर्कुलर और एक रोटेटरी मोशन होता है, वो क्या होता है? सर्कुलर एंड रोटेशन। रोटेशन भी तो पढ़ा होगा ना? तो इन दोनों में कौन डिफरेंस बताएगा? सर्कुलर और रोटेटरी में क्या डिफरेंस होता है, कौन बच्चा बताएगा? सर्कुलर तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई चीज किसी के चारों ओर सर्कल में घूम रही है, ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल हो गया अर्थ अराउंड सन। अब कोई बच्चा ज्यादा साइंस मत दिखाना कि उसका तो एलिप्टिकल होता है, नियरली सर्कुलर में, ठीक है? या कोई चीज ऐसे किसी पोल के अराउंड सर्कल में घूमना स्टार्ट करे तो कैसा होगा? सर्कुलर। और रोटेटरी होता है अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट एनी, या अपने ही एक्सिस के अराउंड जो घूमती है, वो क्या होगा? रोटेटरी। अगर मैं यहाँ एक ग्राउंड है ऐसे उसमें घूमना शुरू करूं तो मेरा मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। और मैं ऐसे ऐसे गोल गोल करके घूमना शुरू कर दूं तो ओ सर आप तो डांस कर रहे हो ना, मोशन कहाँ कर रहे हो? तो वो क्या हो जाएगा? रोटेटरी। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? रोटेटरी में जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे घूमती है, जैसे अर्थ के पास क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, तो वो कैसा मोशन है? रोटेटरी। क्लियर हो गया? अब आपने तीसरी कैटेगरी एक और पढ़ी होगी जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन कई बार आपने देखा हो, कई बार हमारे पास कोई काम नहीं होता या हम किसी चिंता में हैं, तो आपने देखा होगा एक महान व्यक्ति था, वो उसको कुछ काम नहीं है और वो ऐसे घूम रहा है, पहले इधर गया, उसी चिंता में था, पता नहीं क्या, फिर इधर जा रहा है,
फिर वापिस इधर आ रहा है, तो ये कौन सा मोशन है? यानी कि मैं इस मिडल पोजीशन से एक बार इसकी तरफ आ रहा हूं, एक बार उससे दूर जा रहा हूं। टू मीन्स टू आर, फ्रो मीन्स उससे दूर। क्लियर है? या आपने एथलीट्स को देखा होगा जो गेम करते हैं तो सीढ़ियां होती हैं और वो सीढ़ियों की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी जो मसल्स स्ट्रांग हो। कभी ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, ये हो जाता है। या कई बार ऐसा भी करता हुआ देखा होगा, 100 मीटर का ट्रैक होता है, एक बार उधर स्प्लिट रेस करेंगे फटाफट और फिर वापस, फिर इधर से उधर, उधर से इधर। क्लियर है? या और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, झूला जो झूलते हैं, झूला एक बारी इधर जाएगा एक बारी इधर जाएगा, अगर टूट गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ बिल्कुल, पेंडुलम भी टूट गया तो कहाँ जाएगा आप जानो, और उसके बाद आदमी कहाँ जाएगा, हो सकता है पीजीआई चला जाए। ठीक है, तो वो क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। यही क्या होता है हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन। इसी मोशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो क्लियर हो गया, यस और नो? ठीक है ना। पेंडुलम भी एग्जांपल है, वो क्लॉक में को सुई आती है वो चलती रहती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो सारे किसके एग्जांपल हैं, ऑक्सीलेटरी। तो इसी मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो कोई डाउट? ठीक है। अब एक चीज, एक बार 1 मिनट काम और करते हैं। कई बार ही ना वो अलग से नाम नहीं है, बस कैटेगरी बना दी, रिपीटिव एंड नॉन रिपीटिव। अगर कोई मोशन आपको कुछ टाइम के बाद रिपीट होता दिखे तो क्या हो जाएगा, वो रिपीटिव, और जो रिपीट नहीं हुआ नॉन रिपीटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटा कुछ चीज़ लेके आनी है, कुछ सामान मंगवाया मैंने और उसको मार्केट भेज दिया, और टाइम शायद छुट्टी के 10-15 मिनट ही हैं। तो बच्चा था उद्दंड टाइप, तो सोचा बस मौका मिल गया घर ही चलते हैं, वो आया ही नहीं, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो कैसा मोशन हुआ, नॉन रिपीटिव। और वो वापिस आ जाता है, वापिस आया और फिर घर गया, तो कैसा हो गया, रिपीटिव। या कोई चीज ऐसे जो आपको बार बार रिपीट होती दिख रही है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, मैं इससे घूम रहा था तो मैं उधर गया फिर वापिस आया, फिर कुछ टाइम बाद फिर उधर ही जा रहा हूँ, फिर उधर, यानी जो चीज रिपीट हो गई, जो मोशन रिपीट हो गया, वो क्या हो गया, रिपीटिव मोशन। एथलीट जब 1600 मीटर की रेस लगाते हैं, 1 मील के आसपास बन जाता है, तो वो भी क्या है, उसमें पहला राउंड लगाएंगे, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे, यहाँ दर्शक बैठे हुए थे, चक्कर लगा के गए, मान लिया हम गेम देख रहे हैं, फिर इधर से आए, फिर रिपीट हुआ, फिर उधर से आए, तुम्हारी तरफ भी दर्शक आएंगे। ठीक है, तुम भी दर्शक, उधर भी एथलीट आएंगे, तुम उधर से देख लेना, हंसो मत। तो क्लियर है, तो वो क्या है, रिपीटिव। कर लोगे इस कैटेगरी को तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो रिपीट हो रिपीटिव, जो रिपीट ना हो नॉन रिपीटिव। अब आता है पीरियोडिक मोशन। अब जब कोई मोशन रिपीट होगा तो कुछ टाइम के बाद तो रिपीट होगा या नहीं होगा, यस और नो? तो उस रिपीटेड मोशन के लिए हमने क्या नाम रख रखा है, अगर हम क्या कहें, पीरियोडिक क्या होता है, जो एक टाइम के बाद मोशन रिपीट हो जाए उसको क्या बोल देंगे, पीरियोडिक। और जितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसका। पढ़ लोगे डेफिनेशन बुक से, पीरियोडिक मोशन समझ आ गया? ठीक है, तो जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और आपने देखा हो कुछ तो रेगुलरली चलती हैं रोज, तो वीक में मान लिया हमारा कहीं पे ट्रेन ट्रैक के साथ में घर है, तो हम देखेंगे वो ट्रेन सुबह गई,
शाम को वापस आई, फिर अगले दिन फिर उसी टाइम बाद वो सुबह जा रही होगी, फिर अगले दिन जा रही होगी, तो क्या हो, पीरियोडिक मोशन है। और उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एक दिन में टाइम पीरियड तब होता है जो पूरा राउंड कर ले, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या वन पीरियड। क्लियर है, तो ये चीज। और दूसरा, अगर मान लिया एक ट्रेन है वो वीक में एक दिन चलती है, यानी कोई लंबे रूट पे जा रही है, तो 3 दिन उसको ज़्यादा लग रहे हैं जाने में, 3 दिन आने में, और बीच में ब्रेक वगैरह में 1 वीक हो गया पूरा, तो वो 3 दिन जाएगी, फिर बीच में वापस आके 1 हफ्ते बाद फिर से वो दोबारा निकलेगी, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 7 डेज का। क्लियर है ना। अब बात आई पीरियोडिक, तो इनमें से कोई स्पेशली कैटेगरी नहीं है। अगर एक सर्कुलर मोशन है वो भी पीरियोडिक हो सकता है, और टू और फ्रो मोशन भी क्या हो सकता है, पीरियोडिक। मानते हो या नहीं मानते इस चीज को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 चक्कर लगा रहे थे और 1 मिनट बाद यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है एथलीट, तो 1 मिनट में उसने 1 राउंड लगाया, फिर अगली 1 मिनट में गोल राउंड घूम रहा है, ठीक है, फिर अगली 1 मिनट में, और फिर अगली 1 मिनट में, वो भी पीरियोडिक हो गया। यह हो सकता है उसके पास आसपास एरिया में बड़ा ग्राउंड नहीं था, तो उसको रनिंग करनी है, तो 800 मीटर का ट्रैक पकड़ता है या 200 मीटर का करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 200 मीटर सीधा जाता है और वापस आता है, तो 400 मीटर 1 मिनट में ही वो वहां पे वापस आ जाएगा, फिर 400 मीटर जाएगा, तो 400 मीटर में फिर रिपीट हो गया ना सेकंड टाइम, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पीरियोडिक मोशन सर्कुलर भी हो सकता है और ऑक्सीलेटरी भी हो सकता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ। आज बेसिक चीजें ही करेंगे, इनमें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो कहीं बुक में कंफ्यूज हो जाओ, ये दे रखा है, ये दे रखा है, कंसेप्ट से समझो क्या पूछा गया है। चलो अगली बात पे, ठीक है। एक कैटेगरी और आप लोगों ने सुनी होगी, वाइब्रेटरी मोशन। क्या है, दोनों में फर्क होता है एम्पलीट्यूड का। किसका फर्क होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सिंपली ये है, मीन पोजीशन से एक केस में तो वो इतनी दूर तक चक्कर लगा रहा है, और एक केस में इतना गया और इतना आ गया, पहले में यहां से वहां गया वापस आया, दूसरे में यहां से गया यहां से। तो मीन पोजीशन से आउटर पोजीशन का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है, तो किसका ज्यादा, इसका ये और इसका ये, किसका बड़ा है और इसका छोटा है, तो एम्पलीट्यूड समझ गए, यानी मीन पोजीशन से कितना डिफरेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से एक का बड़ा है एक का छोटा है, किसका छोटा होगा किसका बड़ा होगा, बता सकता कोई, किसका, क्या होगा वाइब्रेशन का, बिल्कुल। सोच के देखो, कोई चीज हिलती है, कोई ऐसा तो नहीं कि हिल रही हो इतनी ऊपर जंप करके भाग के आ रही है, कोई टेबल पे कुछ रखा है एकदम से वो हिली, तो थोड़ा बहुत उस जंप करती ना, तो वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत मूव हुआ। क्लियर है। और ऑक्सीलेशन में, झूले में ऑक्सीलेशन होती है वो ज्यादा मूव करता है। क्लियर है। तो वाइब्रेशन तो देखा हो ना, हल्की सी होती है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो तो इसको याद रख लेना, वाइब्रेशन थोड़ी सी होती है, तो इसमें एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड कम हो तो वाइब्रेशन कल आ जाएगी बहुत कम, और अदरवाइज ऑक्सीलेशन। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, बोलो। ये देखो, जैसे अभी अभी वाइब्रेशन हुई है ना, और ये हिल तो नहीं गया, नहीं। अभी टाइम है, कुछ डेफिनेशंस और इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे। हो। देखना ये चैप्टर कई जगह तुम पढ़ोगे ना, इतना मुश्किल बना के पढ़ा दिया जाएगा कि जैसे मैं पूछ लूं फेज क्या होता है, तो शायद तुम्हारे फेज हिल जाए। बिजली के फेज होंगे ना, फेज हिल जाए तो तुम्हारा फेज हिल जाए, शायद तुम्हारा फेस बोलते हैं जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में। क्या होता है फेस, नहीं पता होगा फेज। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं हार्मोनिक मोशन कह दूं तो मामी वो हारमोनियम बजाने लग जाओगे तुम। देखा किसी ने, मैंने भी नहीं देखा, तुमने देखा हो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देखा होगा तो। शायद वो ब्लैक कलर का होता ना, कहीं मैं किसी दूसरे को ना बोल देता हूँ, तो वैसे वो
बॉक्स सा होता है वैसे करते हैं, तो बस ध्यान तो आ गया। तो ऐसा ही कुछ होगा, पर चीजें बहुत ही आसान है। एक बार ये देखो, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशन। और एक बात बताता हूं, बुक्स में इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा जो टॉपिक्स पढ़े हैं, तो बेसिक जो जो बातें बताई गई हैं वो पढ़ लेना। एग्जाम्पल जितने ज्यादा पढ़ पाओ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा डीपली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो जो पढ़ाया गया उतना सफिशियंट है। कहीं उसमें अटक के रह जाओ, चैप्टर तक तो पहुंचो ही ना। तो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो पेपर में आएंगे, स्ट्रिंग की वजह से। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, बीट्स आएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास निकल के आता है, ऑर्गन पाइप्स, वो तो पढ़ेंगे ही नहीं अगर इसमें रह गए। तो इसमें बेसिक चीजें पढ़नी। हार्मोनिक में मैं पहले भी बोलता हूं बेटा, फिजिक्स पढ़नी है ना, साइंस पढ़नी है, पहले इंग्लिश पढ़ के आओ थोड़ी थोड़ी। अब ये नहीं कि इंग्लिश का कोर्स करने शुरू कर दो, मतलब साथ साथ उस वर्ड का मीनिंग पता करो। हार्मोनिक होता है लयबद्ध। हम कहते हो तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी सर। लयबद्ध, जो चीजें एक लय में चल रही हैं, ये तो पढ़ा होगा ना, जो चीजें लय में चल रही हैं वो लयबद्ध कही जाएंगी। और एक होता है बेसुरा चल रहा है, कभी कौन सा राग चल रहा है, सारे गा से सीधा दानी सा पे पहुंच गया, पादा छोड़ दी, पा छोड़ दिया, सारे गा मा बीच के छोड़ के सारे से पहुंच के पीछे दानी सा से पहुंच गया, तो लय क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट हो गया तो खत्म। देखो, एक ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर लय में चलता है, तो वो क्या होगा, हार्मोनिक मोशन। और जो लय में नहीं चलता वो नॉन हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? अब इसको समझ पाएंगे हम ग्राफ की हेल्प से। एक ऐसे चल रहा है, बिल्कुल सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा सा, ये बड़ा शरीफ बच्चा है, सीधा चल रहा है। और नॉन हार्मोनिक में कभी इधर चला कभी उधर चला टाइप, तो ये क्या है, नॉन हार्मोनिक। और ये क्या है, हार्मोनिक। क्लियर हो गया? तो बेसिक पहचान करनी है उसमें ग्राफ वाइज। अब ये कहता अभी बच्चा तो मैं भी अच्छा था, थोड़ा सा पीछे रह गया, तो ये भी क्या है, जो मैंने बनाया हार्मोनिक ही है। ये भी क्या है, हार्मोनिक। अब यहां से मैं एक चीज नया कंसेप्ट यहां पे डालूंगा, क्योंकि ये पहले बता के सीधा बता देता तो मैं समझ नहीं आता। ये वाला जो ग्राफ पढ़ते हैं, ये मैथ में ग्राफ होता है साइन का। किसका होता है? और ये वाला जो ग्राफ होता है ये किसका होता है, कोस। ध्यान दे लेना, इसमें 0 पे कितना होता है, 0, और इसमें 0 पे कितना होता है, मैक्सिमम। क्लियर है? इधर क्या ग्राफ लेते हैं हम, टाइम के हिसाब से लेते हैं। किसके हिसाब से? तो हम यहां ग्राफ बना देंगे साइन ओमेगा टी का, और ये किसका है, कोस ओमेगा टी का। क्लियर है बेटा? यस और नो? और ये मेन पोजीशन से यहां तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोल लेंगे? मैंने पहले भी बता दिया था, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। किससे बेटा? मेन पोजीशन से। ठीक है? अब एक बार और समझना एक चीज ध्यान से। मैं कहता हूं इस टाइम पे ये तो मैक्सिमम हो गया मेरा, जब वेव यहां पे पहुंची थी तो टाइम रहा होगा कितना, t1। तो इस पे डिस्प्लेसमेंट क्या इतना नहीं है? यस और नो? कितना होगा, y1। अगर मैं यहां देखना चाहूं, जब वेव यहां पहुंची होगी, वेव यहां पहुंची होगी तो टाइम रहा होगा t2, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा मेरा, इसको मैं क्या दिखा लेता हूं, y2।
अगर मैं किसी और टाइम पे चेक करना चाहता हूं t3 पे, तो ये नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा इसके सामने वाली वैल्यू ये मेरी क्या दिखाएगी, y3। तो y समझ आया क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट किससे, मेन पोजीशन से ही होगा ना, मेन पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, यस और नो, टी। क्लियर है, कोई डाउट? तो इन दोनों ग्राफ को देखते हुए y का हम एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जिसको कोई बच्चा मनमर्जी से अच्छा लगे तो साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई ए कर लेना, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, मिटा देता हूं इसको, ग्राफ तो देख लिया ना, चलो यहां लिख लेते हैं, y ए साइन ओमेगा टी, या किसी बच्चे को साइन अच्छा नहीं लगा, भाई हो सकता है ना अच्छा लगे, जैसे को होता ना, किसी को कोक अच्छा लगता है, किसी को फ्रूटी, तो ऐसे किसी को साइन, किसी को उट्टी, किसी को साइन ओमेगा टी, किसी को कोस ओमेगा टी, तो जोन सा मर्जी अच्छा लगे उससे निकाल लेना, दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे, क्योंकि दोनों में फर्क स्टार्टिंग वैल्यू का है, बाद में ओवरऑल दोनों की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली उसके हिसाब से डिफरेंस, बीच में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टार्टिंग में जो आया बाद तक मेंटेन रहेगा, बीच में एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। क्लियर होगा? अब इसका ग्राफ कैसा मिलता है भाई, इसमें दो का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ए साइन ओमेगा टी पे चल रहा हो और दूसरे में देखो इसका एम्पलीट्यूड ए था, दूसरे वाली का साइन, फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है चेंज हो जाए, या साइन बी साइन ओमेगा टी चल जाए, या बी साइन 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्लियर हो गया? दोनों में समझ आ गया? और हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक क्या था? कोई डाउट हो तो बताओ। अब अगली कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, है भी टाइम, पढ़ ही लिया जाएगा। अभी बता रहा हूँ बेटा, वो सारी चीजें ही बताता हूँ मैं। तो वेव के मोशन को दिखाने के लिए हम इसका ग्राफ यूज करते हैं, साइन और कोस का। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यू टर्म्स जो किससे रिलेटेड है, ऑक्सीलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन से। हमने ये ग्राफ देख लिया, ठीक है, इधर टाइम, इधर वो, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड, ये भी बता दिया, y भी बता दिया, t क्या है, देखो यहां से यहां तक एक वेव जनरेट होगी, 9th में पढ़ा होगा ना, तो ये उसकी क्या होती है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ लोगे बुक से। अगली आती है फ्रीक्वेंसी, क्या आएगी, कौन से वाली, लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू। अगली क्या आएगी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या बताओगे, फ्रीक्वेंसी किसी चीज की रिपीटेशन, ये कितने साइकिल बन रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, उसे क्या बोल लेंगे बेटा, लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसको हम पाई में बोल लें तो 2 पाई, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी को
जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो वो बन जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोल लेंगे, ओमेगा। क्लियर हो गया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला। अब आपने छोटी क्लास में ये भी पढ़ा होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इस एक साइकिल को पूरा करने में जो आपका टाइम लगेगा वो आपका क्या होगा, टाइम पीरियड। और इन दोनों में रिलेशन क्या पढ़ रखी है, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड। क्लियर है। वेव्स में आपको 2 टाइम देखने को मिलेंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। मान लिया इस वेव का टाइम पीरियड है 1 सेकेंड और वेव चलती जा रही है, हम चेक कर रहे हैं 5वें सेकेंड के बाद, तो ये 1 होगा, ये क्या होगा 5। तो दोनों में अंतर है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगर 1 सेकेंड बाद चेक करोगे तो स्मॉल टी भी 1, कैपिटल टी भी 1। समझ आ गया। अब यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी रखोगे तो क्या न्यू की जगह 1/t नहीं बन जाएगा, तो एक फॉर्मूला ये नहीं आ जाएगा, यस और नो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। एक बात और याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों बराबर होती हैं। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होती हैं। या मैं मोर एग्जैक्टली कहूं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर मानते हैं। किसके बराबर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर। क्लियर हो जाएगा, यस और नो। चलें आगे, चलो आगे। तो ओमेगा भी पता चल गया, टी भी पता चल गया। अगली एक सिंपल सी बात बताता हूं। अब मैंने एक वर्ड बोला था जिसको सुन के हमारे फेज हिल गए थे, फेस हिल गया था, फेज। फेज का एक सिंपल सा मतलब होता है अवस्था। फिर हिंदी पढ़ानी शुरू कर दी सर ने, है ना। सबसे पहले फेज वर्ड आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में पढ़ा दिया हो। कितने टाइप की होती थी, जो हमारा सब्सटेंस है नॉर्मली बेसिकली 3 स्टेट में मिलता, वो 3 अवस्थाएं, वो 3 उसके फेज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो सब्सटेंस है तो कैसे फेज पता चलेगा, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। अब जब ये वेव चल रही है तो इसका फेज कैसे पता चलेगा। तो इस जब वेव के कंसेप्ट में फेज का जिक्र होता है तो जो ये एंगल होता है ना, साइन जो फंक्शन है, साइन कोस जो भी है, उसके साथ जो एंगल लिखा होता है वही उसके फेज को रिप्रेजेंट करता है। वही क्या दिखाएगा, फेज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया, कोई डाउट। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास 2 वेव चली आ रही हैं, एक तो ए साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो पहले वाले का फेज कितना, दूसरे वाले का, ठीक है। कितना मुश्किल काम है फेज निकालना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसी पर्टिकुलर टाइम पे y1, ठीक हो गया। अगर मैं इन दोनों का फेज डिफरेंस पूछूं, अगली चीज आती है फेज डिफरेंस। तो सिंपली क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एंगल्स कितना है भाई, एक्स्ट्रा थीटा। तो ये इतनी राम कहानी थी फेज की। यहां तक कोई डाउट, चीजें छोटी छोटी हैं, आसान है, बनाई मुश्किल गई है। फेज पता आप आज तक नहीं पढ़ा होगा, हार्मोनिक मोशन को भी देख लेना, बुक में क्या रामायण लिखी मिले, समझ में आ जाए तो। जो चीज़ें हैं वो समझ आ गए। एक चीज़ें रिदम से चलेंगी तो हार्मोनिक, रिदम से नहीं चलेंगी नॉन हार्मोनिक।
फंक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, वेव है तो एंगल की टर्म में लिखेगी, क्योंकि साइन की वैल्यू चेंज होती है, तो किससे पता चलेगी? उसके एंगल से। तो यहाँ पे एंगल को क्या बोल दिया? फेज। क्लियर है? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। अगेन बहुत ही चैप्टर डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, पर समझ के पढ़ेंगे, आगे कभी वेव में मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, छुट्टी भी हो गई आपकी, बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। टन टन टन।